हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है। ठीक है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। बॉडी आपकी बनी कैसे है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो बॉडी को फॉर्म करने में हेल्पफुल है, या फिर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी, जैसा कि आपको पता है हमारी पूरी बॉडी आपको दिखाई देती है। हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, आईज, ईयर, सभी चीजें आप देखते हो। ठीक है, सारे ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो स्टार्टिंग हमको कहाँ से करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलर यूनिट, यानी हम बोल सकते हैं एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है सेल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो आप देखते हैं ना उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या लगाई जाती है, ब्रिक्स लगाई जाती है और उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। जो भी स्ट्रक्चर घर को देना होता है वैसे सीक्वेंस में उसको अरेंज करके और देन उसके ऊपर सीमेंट वगैरह जो भी अप्लाई करना होता है वो किया जाता है। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, हमारी बॉडी की भी सबसे स्मॉलर यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। ठीक है, यानी एक एक छोटी सेल ऑफ कोर्स छोटी होती है, बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की। ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। यानी एक एक सेल मिलकर क्या बनाएगी, हमारी पूरी बॉडी को बना देगी। ठीक है, अब केवल सेल जो है वो डायरेक्ट पूरी बॉडी नहीं बनाएगी, बीच में और भी चीजें आएंगी जिनकी वजह से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सेल जो है वो क्या बनाती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सेल जो है, काफी सारी सेल्स मिलेंगी आपस में और क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक बॉडी हो सकती है, कोई भी प्लांट की बात कर सकते हो आप, एनिमल्स की बात कर सकते हो, आप खुद अपनी बात कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स की बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है सेल का रोल हमारी बॉडी को बनाने के लिए। अब जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाती है और सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करवाने में हेल्प करती है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी, हमारी ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी नहीं सेल, हम बोलेंगे कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन, सेल। तो सेल के बारे में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगी, फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाएंगे, एंड देन सिस्टम मिलकर क्या बना लेगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि सेल जो है वो स्टार्टिंग यूनिट है। अगर सेल नहीं होगी तो बाकी की सारी चीजें भी नहीं बनेगी। तो समझ में आ गया कि सेल जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है बॉडी के लिए। इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी हम बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी को बनाएगी। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है। जैसे हमने देखा था ना, बिल्डिंग वाला एग्जांपल लिया था कि ब्रिक्स जो है वो पूरी बिल्डिंग को बनाने का काम करेगी, वैसे सेल्स क्या करती है, पूरी बॉडी को बनाने का काम करेगी। मैनी सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना लेगी, टिश्यू बना लेंगी। टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और टिश्यूज मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन्स बना लेंगे। समझ में आ रही चीजें सारी। ऑर्गन हेल्प अस टू कैरी आउट आर एवरीडे एक्टिविटीज, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जितनी भी डेली की एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बन रही है, जितने भी सारे फंक्शन है वो उसी की वजह से हो रहे हैं। सर्टेन ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यानी ऑर्गन्स मिलकर क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम अब देख लेते हैं कि हम सेल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं जो कि है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन आपने वैसे नाम सुना होगा, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ टॉपिक में देख लेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ऐसा सिस्टम होता है जो पूरी बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक जनरल आपसे कोई पूछे स्केलेटन सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप जनरल इतना सा बता सकते हैं कि बोन से मिलकर बना हुआ सिस्टम होता है। देखो, A newborn baby has about 300 bones, यानी जो नया बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसमें कितनी बोन्स होती है, 300 बोन्स होती है। याद रखना है आपको ये चीज। Some of these join together to form 206 bones that adults have, यानी न्यूबॉर्न बेबी में 300 होगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, एडल्ट स्टेज में वो जाएगा, तो वो बोन्स, कुछ बोन्स क्या होती जाती है, ज्वाइंट होती जाती है, और वो उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है। कम नहीं होता, हम ये बोलेंगे कि नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बोन्स जो है वो ज्वाइंट हो गई, फिर उन्होंने एक सिंगल बोन बना ली। तो इस तरीके से क्या होता है, नंबर्स में
फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें 300 बोन्स होंगी और एडल्ट्स में जो कितनी होंगी 206 बोन्स होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। द बोन्स आर हार्ड एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन, यानी बोन्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, स्केलेटन बनाती है। फंक्शंस की हम बात करें कि स्केलेटन सिस्टम जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा या किस किस चीज में हेल्प करेगा। स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी, यानी स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है। हम जिस भी शेप में है, ठीक है, जिस भी शेप में हमारी बॉडी है वो किसकी वजह से है, स्केलेटन की वजह से। इट प्रोटेक्ट्स इनर बॉडी ऑर्गन सच एज द ब्रेन, द हार्ट एंड द लंग्स। ठीक है, ये हमारे जो इनर बॉडी ऑर्गन्स है जो कि सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टेड रखने का काम करता है। ठीक है, अब वो सॉफ्ट ऑर्गन्स कौन से हो गए, ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है और लंग्स हो सकते हैं। ये चीजें याद रखनी है आपको। वी कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू आवर स्केलेटन, यानी हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और सीधे खड़े रह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम जो है उसकी वजह से हम सीधे खड़े रह सकते हैं और चल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो क्या है, मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इसका क्या यूज है। देखो, एन एडल्ट ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवर 600 मसल्स विच आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, यानी हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती है, 600 मसल्स होती हैं। ठीक है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, यानी टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बना लेंगे, मसल्स बना लेंगे। कितनी मसल्स होंगी, 600 मसल्स होंगी। दोज मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स हेल्प अस टू मूव, यानी मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होंगी वो हमको किस में हेल्प करेंगी, मूव करने में हेल्प करेंगी। When muscles move, जब मसल्स मूव करती हैं, they pull the bones, वो बोन्स को क्या करती हैं, पुल करती हैं। We use both our muscles and bones to move our arms, legs and other body parts, यानी हम हमारी बॉडी के अगर किसी भी पार्ट को मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, बोन्स भी हेल्प कर रही हैं और मसल्स भी हेल्प कर रही है, यानी आप बोल सकते हो कि दोनों चीजें मिलकर क्या करवा रही है, हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें, ये दोनों जो है सिस्टम थे उनका डायग्राम आप बुक से देखेंगे, आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कुछ था नहीं उसमें टफ, इसलिए मैंने बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पहले देख लेते हैं कि इसका सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें जो है, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। अब जब भी मैं ये चीज बोलूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, यानी कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिले हैं आपस में और उन्होंने क्या किया है, कोई एक सिस्टम बनाया है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो किसमें काम आएगा, रेस्पिरेशन में काम आएगा। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं ना आप लोग, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, किसके अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो देखेंगे हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले जो इसमें बनेगा, सबसे पहले जो इंक्लूडेड होगा वो होगी नोज। नोज के जस्ट बाद में हम बात कर सकते हैं नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद में हम बात करते हैं किसकी, विंड पाइप की। ठीक है, विंड पाइप होता है। उसके बाद दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है, आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर्स की सीक्वेंस याद है तो आप इसकी फिजियोलॉजी भी आराम से याद कर सकते हैं। मतलब आपको पता लग सकता है कि कहाँ से पहले ऑक्सीजन एंटर कर रही है, उसके बाद कहाँ जा रही है और उसके बाद में हम लास्ट में जो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। The main function of the respiratory system is to provide oxygen to all parts of the body, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है ना, ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहने का मतलब कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, यानी किसमें हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। वी टेक इन एंड गिव आउट एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, गैसेस को इन करते हैं और आउट करते हैं। पता है, आपको बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। समझ में आ गई होगी सारी चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के और डिटेल की। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होंगे, नोज होगी, नोस्ट्रिल होगा, सॉरी नोज होगी, नोस्ट्रिल्स होंगे, लंग्स होंगे और विंड पाइप होंगे। तो वही चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे।
वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, यानी हम नोज के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, गैसेस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। द हेयर इन आवर नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, यानी हेयर, हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी एयर हमारी नोज के थ्रू अंदर एंटर कर रही है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे आपने चाय की छलनी देखी है ना, वो क्या काम करती है, चाय को छानने का काम करती है, यानी चाय पत्ती जो है वो बाहर रह जाती है और जो हमारा काम का मटेरियल है वो नीचे कंटेनर में चला जाता है। तो इसी तरीके से नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एयर आपने अंदर इनहेल की है उसको प्योरीफाई करेंगे, यानी फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने का मतलब है कि जो भी डस्ट या जर्म्स वगैरह जो है वो बाहर ही रह जाएंगे, केवल ऑक्सीजन जो है वही बॉडी के अंदर एंटर करेगी। आगे देखेंगे, द एयर देन गोज इनटू द विंड पाइप। अब यानी यहाँ से हमने काम शुरू किया, ठीक है, सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एयर जो है नोज के थ्रू अंदर एंटर करेगी, नोस्ट्रिल में हेयर्स प्रेजेंट, नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट है वहां पे उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर हो जाएगी, यानी साफ हो जाएगी, जो भी जर्म्स है डस्ट है वो वहीं रह जाएगी। उसके बाद एयर कहाँ पे जाएगी, विंड पाइप में जाएगी। उसके बाद देखो, एंड फाइनली एंटर्स द लंग्स, और विंड पाइप में जाने के बाद में फिर कहाँ पे चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। जैसा कि आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि सबसे पहले नोज था तो नोज के अंदर एंटर की, फिर नॉस्ट्रिल के पास जाएगी, उसके बाद में फिर विंड पाइप से होते हुए कहाँ चली जाएगी, दोनों लंग्स में चली जाएगी। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम ब्रीदिंग के टाइम पे जब हम गैसेस को अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं तो किस तरीके से कहाँ से होके वो गुजर रही है, ये समझ में आ जाएगी चीजें। आगे देखेंगे, द लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर देम, यानी आप देखना कि आपने खुद ने एक सेल्फ प्रैक्टिकल किया होगा, जब आप सांस लेते हो तो आपके चेस्ट का जो पोर्शन है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एयर को अंदर ले रहे हो, एक्सपेंड हो जाता है वो। लेकिन जैसे ही आप एयर को बाहर निकालते हो, यानी नॉर्मल कंडीशन में आप आते हो, आपके लंग्स भी किस में आ जाते हैं, रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। यानी हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग में आप जब गैसेस को अंदर लेते हो तो गैसेस को अंदर लेने के टाइम पे आपके जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब आप गैसेस को बाहर निकालते हो तो वो वापस रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ तक का समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या काम करता है। ये तीनों सिस्टम आपको अच्छे से देख ले, फिर से बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से रिमाइंड होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर याद होगी तभी आप ये चीज देख पाएंगे कि गैस कहाँ से कहाँ पर जा रही है और किस तरीके से मूव कर रही है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम आगे के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, तब तक आपको ये रिवाइज करना है। थैंक यू।